सर्वप्रथम मैं आज के माननीय अतिथि डॉक्टर बाल मुकुंद जी और प्रोफेसर रजनीश शुक्ला से अनुरोध करता हूं कि वह प्रोफेसर वित्तल जी के चित्र पे पुष्पांजलि करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। या ब्रह्माशंकर प्रभृतिः देवैः सदा पूजिता रामावतु सरस्वती भगवती निष्ठे सदा कुछ वरिष्ठ लोग हो तो 2 चेयर खाली है, बैठे आगे आइए। हमारे निर्देशक डॉक्टर ओम जी से अनुरोध करता हूं कि आगे उनकी में आके अपना स्थान ग्रहण करें। आज राजेश जी पीछे बैठे हैं। राजेश जी मैम आ जाइए। ठीक है राजेश जी आइए। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। माँ सरस्वती की उपासना के उपरांत हमारे यहाँ अतिथियों के स्वागत की परंपरा है। मैं इसके लिए हमारे सदस्य सचिव महोदय आज अनुपस्थित हैं। आज वो कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय के साथ हमारे MOU आज साइन हुआ है, उसमें वो आज व्यस्त हैं, इस कारण से वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। उनके अनुपस्थिति में उनके सहयोगी श्री देवेंद्र बिष्ट जी से अनुरोध करता हूँ कि वह यहाँ पे आए और प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी का तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह और शॉल देकर उनका स्वागत सम्मान करें। आप सभी का अनुरोध है कि तालियां सामने खाने आप खाने। इसी के साथ मैं सचिव जी के सहयोगी श्री आशुतोष जी से अनुरोध करता हूं कि आए और डॉक्टर बालमुकुंद जी का तिलक लगाकर शॉल और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। आशुतोष जी। इसी क्रम में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जैसा कि हर वर्ष अपना कैलेंडर प्रकाशित करता है, इस वर्ष भी हमने पेपर कैलेंडर प्रकाशित किया है। इसको देने के लिए मैं अपने उपनिदेशक धर्मेश धर्मेंद्र से अनुरोध करता हूं कि आए और कैलेंडर देके स्वागत करें हमारे अतिथियों का। उनके सहयोग के लिए श्री सचिन झा जी से अनुरोध है कि वो आए मंच पे और कैलेंडर और कैलेंडर हमारा वो कैलेंडर देके स्वागत करें।
इधर लगे, ठीक है जी। इस बार कैलेंडर काफी चर्चा और काफी गहन शोध के बाद बनाया गया है, और इसमें आपको भारत के हर प्रदेशों से कहीं ना कहीं स्थापत्य आपको देखने का इसमें आपको अवसर मिलेगा। और पहला कैलेंडर हमारे अतिथियों के हाथ जो है इसको सम्मानित किया जा रहा है इसी से। धन्यवाद। इस तृतीय प्रोफेसर सचिन मित्तल स्मृति व्याख्यान में आप सबका पुनः मैं स्वागत करता हूं। यह तीसरा व्याख्यान, इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा व्याख्यान है। पहला व्याख्यान हम लोगों ने प्रोफेसर आनंद शंकर जी द्वारा सुना था। इसके साथ ही द्वितीय व्याख्यान प्रोफेसर ईश्वर विश्वकर्मा जी उपस्थित रहे उसमें, लेकिन किन्हीं कारणवश वह कोविड के कारण वो ऑनलाइन व्याख्यान हो पाया था। इस वर्ष यह व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हमें प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर से यह व्याख्यान सुनने का अवसर हमें प्राप्त होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि इन व्याख्यानों के माध्यम से हम प्रोफेसर मित्तल सर के इतिहास लेखन, इतिहास दृष्टि और उनकी इतिहास परंपरा जो रही है, उनका इतिहास बोध रहा है, उनको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी और विरोध के बाद भी अपने भारतीय चित्त के अनुरूप जो इतिहास लेखन लगातार करते रहे, और अपने 56 से अधिक किताबों के माध्यम से, हजारों शोध पत्रों के माध्यम से उन्हें जो इतिहास दृष्टि हम सभी छात्रों शोधकर्ताओं को दी है, शायद उसका हम सभी निर्वहन कर रहे हैं, और उसी विचार को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज ये समय भी हमारे अनुकूल है, जो उनकी इतिहास दृष्टि को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसी का एक प्रयास है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने उन्हीं के नाम पे हमारे जो पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र है उसका नाम भी रखा है। साथ ही इस व्याख्यान माला का भी हमने शुरुआत की है। इस कड़ी में यह तीसरा व्याख्यान है, जिसमें वक्ता के रूप में हमें प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी हमें आज यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि सर कुलपति हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के, और पूर्व में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सह सचिव भी रह चुके हैं। सर का लगातार सानिध्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहता है। मैं इस चूंकि समय की बाध्यता भी है, मैं अधिक समय न लेते हुए मैं प्रोफेसर रजनीश सर से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पे अपने विषय पे प्रकाश डालें और सभी का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर शुक्ल सर। आवाज तो मिल रही है जी। आचार्य सतीश चंद्र मित्तल स्मृति व्याख्यान के इस तीसरे संस्करण की अध्यक्षता कर रहे इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव और भारत में इतिहास के पुनरुद्धार के आंदोलन के नायक पांडे जी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सभी अधिकारीगण, मैं देख पा रहा हूं कि इस हाल में विविध विश्वविद्यालयों के आचार्यों की एक बड़ी संख्या है। यह संख्या शायद इसलिए है कि उनके मन में अभी भी आचार्य सतीश चंद्र मित्तल भारतीय इतिहास लेखन के एक आदर्श के रूप में, एक ऐसे आचार्य के रूप में
इसका अनुगमन करने से सत्य इतिहास का बोध हो सकता है, इस रूप में जीवित है। समस्त उपस्थित श्रोता सहभागी बंधुओं बहनें, वस्तुतः यह आचार्य मित्तल की स्मृति में इतिहास पर कहना मेरे जैसे आदमी के लिए कठिन है। फिर मुझे लगा कि कुछ विषय तो देना पड़ेगा, निर्विषयक होता तो शायद ज्यादा ठीक होगा, कुछ विषय तो देना पड़ेगा। तो एक विषय मैंने सोचा कि जिसमें हम थोड़ा खुल करके विचार कर सकें। विगत दशक में एक भारत श्रेष्ठ भारत की निर्मित के लिए बहुत सारे उपाय, उपागम और अभियान चले हैं। एक भारत की दृष्टि से अभी तक जो सबसे बड़ी बाधा है वो इतिहास में भारत के ऊपर फेंकी गई धूल, भारत के मूल स्वरूप को इतिहास के पर्दे से ढकने की कोशिश। और वो इसलिए हुआ कि हमने भारत के इतिहास कोई प्रयोजन सामने रखा ही नहीं। जब कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई स्पष्ट चित्र नहीं होता है, तो उसके बाद जो कुछ भी होता है वो पन्ने गिने जा सकते हैं, वो चेहरे गिने जा सकते हैं, लेकिन कोई चित्र, कोई आकार, कोई स्वरूप निर्मित नहीं किया जा सकता है। भारतीय इतिहास के बारे में गलत और सही इन सारी बातों को छोड़ दें तो सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भारतीय इतिहास का स्वरूप क्या है। तटस्थता इतिहास का एक स्वरूप है, तो तटस्थ होना सामान्य बात नहीं है। उसके लिए तो एक विशिष्ट प्रकार के विद्या साधना की जरूरत है। अगर तटस्थता का तात्पर्य इतना मात्र है कि हमको जो प्रतीत हो रहा है वो दूसरे से प्रभावित हुए बिना हम लिखेंगे, तो यह तटस्थता एक भ्रमजाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर तटस्थता ये है कि हम अपनी पहचान, स्व की पहचान अपनी चेतना से न करके सामने रखे गए किसी आईने से करेंगे, तो अब आईना जैसा होगा प्रतिबिंब हमको वैसा ही दिखेगा। अब अवतल कांच का आईना है या उत्तल कांच का आईना है, इसलिए कभी छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा। भारतीय इतिहास के साथ ऐसा भी हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इतिहास का प्रयोजन क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे किसी भी विद्या स्थान पर विचार करते समय जो पहली मान्यता है, पहला विचार है, वो यह है कि प्रयोजन बताना पड़ेगा। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। किसी कार्य में, किसी व्यापार में, वो विद्या व्यापार ही क्यों न हो, ज्ञान व्यापार ही क्यों न हो, उसमें जब तक कोई प्रयोजन नहीं दिखता है तब तक मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं हो सकता है। और इतिहास के लोग तो प्राज्ञ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और पिछले 150 वर्षों से हम जो इतिहास कर रहे हैं वो प्रयोजनहीन व्यवसाय है। प्रयोजनहीन जो होता है वो संज्ञानात्मक नहीं होता।
लेकिन जो प्रयोजनहीन संज्ञानात्मक नहीं होता उसमें भी प्रयोजन परकता तो होती है। एक पर्पजलेस पर्पजिवनेस होता है। अब पर्पजलेस पर्पजिवनेस वही होता है जहां डिस्क्राइब नहीं हो सकता, जहां वर्णन नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी गुलाब के फूल को देखते हैं और कहते हैं आह सुंदर, तो यहाँ पर उस गुलाब के फूल को देख करके जो हमारी प्रतिक्रिया है यह किसी प्रयोजन पूर्ति के लिए नहीं है। लेकिन प्रयोजन न होने के बाद भी यह जो प्रतिक्रिया है एक क्षण के लिए हमारी चेतनाओं को जो स्तंभित करती है, ये उसमें प्रयोजन परकता है। यदि वो न होता तो कोई सौंदर्य संसन न करता। इतिहास तो इस प्रकार से बुद्धि की वर्गणाओं को स्तंभित कर देने वाली विद्या तो नहीं है। इसको कोई नहीं कह सकता है कि इट्स मेथड टू फ्रीज द कैटेगरीज ऑफ आवर माइंड, अपितु यह तो कैटेगरीज ऑफ माइंड को डिफ्रीज करने की विद्या है। तो जब डिफ्रीज करना होगा तो प्रयोजन आवश्यक है। दुनिया भर के इतिहास का विचार करें, भारत में भी जो इतिहास लेखन की परंपरा रही है उसका विचार करें, तो भारतीय लेखन परंपरा इस दृष्टि से आदर्श परंपरा कि वह राज्यों का इतिहास नहीं है, वो राजाओं का भी इतिहास नहीं है। यद्यपि इतिहास लेखन के परंपरा में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद्धतिगत ग्रंथ हम मानते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ यह किया द फ्लो ऑफ किंग्स, द करंट ऑफ किंग्स, द स्ट्रीमिंग ऑफ द किंग्स। ये शायद राज शब्द का इससे खराब अर्थ कोई नहीं। राज शब्द का प्रयोग संस्कृत में तो शासन के अर्थ में होता है, हमेशा दीप्तिवान होने के अर्थ में होता है। मरकोस का साफ पता राज शब्द का, इसीलिए विवेकानंद योग के श्रेष्ठतम विधि को राजयोग कहते हैं। वो राजाओं का योग नहीं है, राजतंत्र का भी योग नहीं है। जो समंजित है, सुवासित है, श्रेष्ठ है, वह राज है। तो हम राज तरिंगणी का मतलब राज तरिंगणी का तात्पर्य वह तरंग जो समंजित रूप से बह रही है, जो श्रेष्ठ रीति से बह रही है, जो शोभन रीति से बह रही है। इसलिए राज तरंगिणी का राजाओं पर कम टिकता है, वो मंदिरों में जाकर के बैठ जाता है, वो विपस्ता के साथ पढ़ता है, वो भारत की नदियों की परिक्रमा करते हुए कन्याकुमारी तक समुद्र तक जाता है, वो पहाड़ों को लांघते हुए अल्पस श्रेणी भी पार करता है, वो स्पेन तक जाता है, वो हिमालय की हिम चोटियों को पार करके बीजिंग तक जाता है, वो समुद्र में नौकाएं तो भरता है। अब इस पूरी दौड़ में राजा भी आता है, जन भी आता है, लेकिन राजा और जन की अपेक्षा जन केंद्रित होने के बजाय वह लोक केंद्रित है। भारतीय इतिहास वस्तुतः लोक का इतिहास। तो मैं क्षमा चाहूंगा, इस लोक के इतिहास को समल्टनिटी के कॉन्सेप्ट से समझा नहीं जा सकता है। लोक का तात्पर्य है आलोचन पर्यंत जो अनुभूयमान ज्ञायमान जगत है, हमारी आंखों से, हमारे ज्ञानेंद्रियों से जो संसार जहां तक जाना जा सकता है, उसको ठीक से जानना, समझना, उसका अनुभव करना लोकानुभव है।
को जानना लोक ज्ञान है। लोक को जानना का तात्पर्य फोक को जानना नहीं है। तो इतिहास में हम कर क्या रहे थे, पहले तो हमने लोक शब्द बहुत आ गया तो कहा ये तो फोक है, और फोक तो व्यतीत अतीत के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। फोक तो वही है जो काल वाहित हो जाता है। लोक हर क्षण शाश्वत है, सनातन है, निरंतर है। निरंतरता को देखते हैं तो परिवर्तन दिखता है, लेकिन परिवर्तन बिना किसी लोकस के नहीं है। उसका कोई तो अधिष्ठान होगा। वह अधिष्ठान की दृष्टि से लोक सनातन है। सनातन शब्द के भी एक खास अर्थ है। उस अर्थ को भी समझेंगे तो भारतीय इतिहास को ठीक से समझा जा सकता है। भारत के संदर्भ में इतिहास दृष्टि बन सकती है, और वह इतिहास वस्तुतः भारत इस रूप में आख्यायित जो भूखंड है, धरती का हिस्सा है, पुराणों में भी है, भारत के इतिहास ग्रंथों में भी है। उसको समझा जा सकता है। एक प्रश्न मन में खड़ा हो सकता है, संतोष शुक्ला जी हैं, बड़े पंडित हैं, वो इतिहास ग्रंथों के और भारत के पुराण के। महाभारत नाम का एक ग्रंथ है, कहानी गढ़ी है। पहले जय नाम का काव्य था, फिर भारत नाम का काव्य हो गया, फिर महाभारत नाम का काव्य हो गया। मैंने समझने की कोशिश की थी कि ये जय से महाभारत कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया हो तो बताया, जो बताया वो ये था कि 5,000 हो गए, 25,000 हो गए, 1,00,000 हो गए, और फिर उसके बाद से 1,00,000 से भी ऊपर होते रहे। जो आता था उसमें कुछ श्लोक जोड़ देता था। इस प्रकार की परंपरा से महाभारत नाम का ग्रंथ था। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 5,000 से 25,000 बनाने भर में किसने कितना जोड़ा, कहां से जुड़ गया, और क्या उसमें गैप दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि उसमें क्या गैप दिखाई देता है। तो महाभारत जिन लोगों ने पढ़ रखा है, वो दुनिया में भारत का इतिहास जिन लोगों ने लिखा है, हर इतिहास में आपको गैप्स दिखाई देते, जिनको कूद करके पार करना पड़ता है। महाभारत इतिहास का वह ग्रंथ है, भारतीय इतिहास का वह ग्रंथ है, जिसमें एक श्लोक से दूसरे श्लोक के बीच भी कोई गैप, उसमें संसक्तता है, उसमें कॉन्सिस्टेंसी है, उसमें युक्तता है, उसमें औचित्य है। और वह औचित्य ही भारतीय इतिहास का प्रयोजन है। हम दोहराते भी रहे, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास केवल समय में हुई घटनाओं का निष्प्रयोजन लेखन नहीं है। इतिहास ज्ञान के विस्तार का साधन है। इस रूप में पहले उसको स्पष्ट समझना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदम, न तो वेद कोई किताब है, हमने फिर वेद को किताब के रूप में समझ लिया। इतिहास समझने में कहां कहां गलती हुई। समस्त ज्ञान राशि को वेद कहने वाली सांस्कृतिक परंपरा को बताया गया कि वेद किताब है, उतने नहीं हुआ। समग्र वेद राशि को पहले कहा कि इसके 4 भाग हैं, फिर अंत में कहा ये संहिता ग्रंथ है, यही 4 है। भारतीय इतिहास लिखने वालों से एक और सवाल जो पीछे है, बड़ा सवाल है। हम कहें कि ये 4 वेद की किताबें, 4 संहिता ग्रंथ लेकर के आइए, किसी के लिए संभव है क्या?
कि वह 4 संहिता ग्रंथ लेकर के आए। जो लाएगा वो 5 लाएगा। तो कहेगा कि ये यजुर्वेद 2 भागों में है, समझाने की कोशिश करेगा। पढ़ा होगा तो ये सवाल हो सकता है, जो कहे कि अच्छा 2 भागों में है तो पूर्व उत्तर भाग अलग अलग होगा। इसका कोई उत्तर नहीं। क्या पूर्व उत्तर भाग एकदम अलग है? यानी कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इन दोनों में भेद है? पूर्ववर्ती कौन है, पश्चातवर्ती कौन है? क्या दोनों में कोई समानता नहीं है? क्या दोनों एकदम समान है? क्या दोनों 2 प्रकार के विषयों को प्रतिस्थापित करते हैं? इनका भी कोई उत्तर। मैं कहूंगा कि हमारे ऋषियों ने कहा था तो वेद त्रयी भी है, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 4-5 के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? और वहां उसका अर्थ मिलता है जिसको हमने गायब किया है। भारतीय इतिहास को समझना है, भारतीय इतिहास के लिए सही दृष्टि चाहिए, तो सबसे पहले वेदों के स्वरूप को समझना पड़ेगा। और वेद क्या है? वेदत्रयी है। जिन्होंने गालियां दी थी उन्होंने भी कहा था 3 ही वेद है। त्रयो वेद कर्ता धूर्त साचरा। 3 वेदों को बनाने वाले ये धूर्त लोग हैं। जिन्होंने गाली दी उन्होंने भी 3 कहा। जिन्होंने विद्या स्थानों की गिनती की और उसमें प्रथम विद्या स्थान के रूप में वेद को रखा, उन्होंने भी 3 कहा। उन्होंने भी कहा त्रयी। जिसने भारत में पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा कौटिल्य, वो भी वेदों को 3 ही त्रयी के रूप में ही प्रस्तुत करता है। तो कौटिल्य और उसके पूर्ववर्ती वेद 3 है। ये 4 किसने बनाए या 5 किसने बनाए? वस्तुतः हमने वेदों का अर्थ गड़बड़ किया, क्योंकि हम रोज रटते तो आए थे अनंतो वही वेदा। वेद अनंत है। अभी क्या भाई? वेद अनंत है, वेद 4 है, वेद 5 है, वेद 3 है। उसके पीछे भारतीय इतिहास का यह मूल स्रोत उसी कंटिन्यूटी की बात करता है कि वह कोई क्षण नहीं आया है जब ज्ञान रिवील नहीं होगा। कोई क्षण नहीं आया है जब ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा। अंतिम बात लिख दी गई है, अंतिम बात हो गई है। अब इसके आगे कुछ नया साक्षात्कार नहीं होगा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा नहीं है। अंतिम बात प्रकाशित हो गई है और वो आखिरी बात है। आगे सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, उसकी व्याख्या हो सकती है। यह अब्राहमिक नॉलेज, यह अब्राहमिक ज्ञान परंपरा है, जिसमें कोई किताब रिवील होती है सत्य की और उसका इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं कर सकते। उसका व्याख्या तो नहीं कर सकते जो उस किताब में लिख दिया गया है। क्योंकि मान लिया चाहे उसमें जितना भी कॉन्ट्राडिक्शन हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन ही है सत्य के रूप में। ये संसार कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? इस पूरे निसर्ग की रचना का विचार किया जाए तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है क्या? मनुष्य शरीर से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वत्र सुसंगति है, सर्वत्र सामरस्य है, सर्वत्र समंजन है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में इतिहास को भी समझना है तो इतिहास से आना क्या है? इतिहास से समंजन आना चाहिए। इतिहास से अनंत दृष्टियों से जो कहा जा सकने की क्षमता वाला सत्य, उस सत्य को हर काल में लोक के रंजन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। अभी लोक रंजन शब्द मनोरंजन वाला रंजन नहीं,
ये तो संपूर्ण लोक को सत्य के रंग में डुबा देने की प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से फिर आगे थोड़ा पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के बारे में कई एक अवधारणा और बाद में दुनिया भर में इतिहास को डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी के आलोक में एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश। अब डार्विन का इतिहास पर कितना प्रभाव होना चाहिए मुझे नहीं मालूम। और कहा गया कि सत्य इतिहास या इतिहास लेखन की कोई प्रणाली और कोई परंपरा भारतीयों के पास नहीं। हाँ, हमने इलियट जैसे ग्रंथों को निश्चित रूप से इतिहास का स्रोत नहीं बनाया था। बचकानी कल्पनाओं के आधार पर इतिहास लिखना हमारा स्वभाव नहीं था, जिससे पुरुषार्थ सिद्धि न हो, यानी मनुष्य को जो अपेक्षित है, मनुष्य जिसको वास्तव में चाहता है जो होना चाहता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि साधक नहीं है तो वो इतिहास नहीं हो सकता है। इतनी बात उनको भी समझ में आ गई थी। जो बाद में आधुनिक भारत का इतिहास लिख रहे थे उनको भी एक बात समझ में आ गई थी, और आधुनिक भारत में जो भारत का इतिहास लिख रहे थे उनको भी समझ में आ गई थी कि इतिहास वो साधन है जिससे इस देश को बदला जा सकता है। इतिहास वो साधन है जिसके द्वारा इस देश को लक्ष्य से भटकाया जा सकता है। इतिहास वह साधन है जिसके द्वारा इस देश में आत्महीनता की ग्रंथि निर्मित की जा सकती है। इतिहास वह साधन है जिसके द्वारा इस देश में लोगों को लड़ाया जा सकता है। क्योंकि उनको भी भारत के इतिहास दृष्टि से समझ में आ गया। अपने आप उनको नहीं समझ में आया था, अपने आप को किस्से कहानियों को इतिहास के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, या राजाओं के मरने जीने और उनके दैनंदिन जीवन आमोद प्रमोद और व्यवहार को इतिहास के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा कि फ्रांस की क्रांति का इतिहास फ्रांसीसी सोल्जर से जिन्होंने पढ़ा है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जितना लुई 14वें और उसकी रानी के आमोद प्रमोद और बेवकूफी के किस्से लिखे गए उस इतिहास में, क्या वास्तव में क्रांति जिन कारणों से हो रही थी वो लिखी गई? उन बेवकूफियों के द्वारा भारत के जन को भी रास्ते से भटकाया जा सकता है, इसका उसके प्रयोग। दूसरा कि भारत का नक्शा भी बड़ा गड़बड़ था। हर कालखंड में अलग अलग भारत है। काफी काल की अवधारणा का भी संकट आपके पास, तो कोई कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को लेकर के इतनी बहस हुई सिर्फ मैं एक उदाहरण से, कैसे भ्रम की निर्मित होती है और कैसे बड़े बड़े विद्वान भ्रम के शिकार हुए इतिहास के क्षेत्र में। आर्यन इन्वेजन मानता तो कोई नहीं था, लेकिन गलत कहना बड़ा कठिन था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बताना था तो 7-8 स्थान बताए, यहां से आया होगा, यहां से आया होगा, यहां से आया होगा। बहस को वहां उलझा दिया कि कहां से आया था कि नहीं आया था मालूम नहीं। 1916 में अंबेडकर जैसा व्यक्ति जब एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में व्याख्यान करता है तो कहता है कि टू रेस थ्योरी एकदम गलत है। भारत में आर्य और द्रविड़ इस प्रकार का कोई रेशियल विभाजन नहीं है। आर्य नाम की कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा समूह नहीं है जो भारत के बाहर से आया हो। उसकी चर्चा नहीं हुई। उससे ठीक पहले एक चर्चा हुई जिसकी चर्चा हम लोग जिसका नाम हम लोग बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने भी ओरियान में थ्योरी प्रस्तुत की कि आर्कटिका से आए थे आप। क्यों?
क्योंकि 6 महीने की दिन और 6 महीने का रात तो अंटार्कटिका में ही था। वो भी ये नहीं करने की स्थिति में थे आज भारत से आप जितनी जगह बता रहे हो उससे ऐसी जगह बता रहे हैं जहां आज आदमी नहीं है। वो भारतीय राष्ट्रीयता को सिद्ध करने का उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला कि अर्कांटिका से आगे और यहाँ पर आओ, अर्कांटिका में तो है नहीं, इसलिए अर्कांटिका से उनको जोड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मजबूरी थी। ये समझ का संकट था। और ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, खगोल शास्त्र के बड़े विद्वान थे। उन्हें आयन ज्योतिष से लगा कि ये 6 महीने की रात और 6 महीने का जो दिन है, क्योंकि लोक में जो जीवन है उस जीवन के प्रति आस्था का उच्छेदन हो गया। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात आज नहीं होता है क्या? भारत में होता है ना, जानते हम सब है, उधर ध्यान नहीं जाता है। विष्णु 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जगते हैं। देवोत्थान और देव शयन हर 6 महीने पर मनाया जाता है। वो देवोत्थान और देव शयन काल गणना का एक तरीका है। सूर्य की ऊष्मा जब कम हो जाती है तो देवता सोते हैं, सूर्य की ऊष्मा जब बढ़ने लगती है तो देवता का जागरण हो जाता है। और ये दिव्य क्या है तो आकाश में दिशाएं। हमको ये भी बताया गया बाद में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी से कि ये जो राक्षस हैं, ये द्रविड़ लोग दक्षिण की ओर भगा दिए गए थे, उनमें से कुछ होंगे या ऑस्ट्रेलिया से आए हुए। अब इसको भी समझने की जरूरत है। मैं सब आपसे सहमता ये करना चाहता हूं, जब तक उसके यथार्थ वो गलत साबित हो गया, सब कुछ गलत साबित हो गया, लेकिन हमारी चेतना में जो बना हुआ है युक्ति से नहीं जाता है। जो जीवन में निरंतर चल रहा है उसको समझना। भारत में इतिहास व्यतीत अतीत नहीं है, जागृत वर्तमान है, जो पूरे की पूरी पीछे की काल परंपरा को लेकर के चलता है। इसलिए व्यतीत अतीत के इतिहास के स्थान पर अनादि से अनागत तक उनको सोचना और उनके बीच सुसंगति स्थापित करना, यह इतिहास का उद्देश्य है। भारतीय इतिहास दृष्टि केवल भूत का, बीते हुए कालखंड की घटनाओं का, बीते हुए कालखंड की प्रवृत्तियों का, बीते हुए कालखंड की जीवन का विवरण मात्र प्रस्तुत करना नहीं है, अपितु बीते हुए कालखंड की वर्तमान में सुसंगतता को देखना है और इस सुसंगत जीवन के आधार पर भविष्य के जीवन लक्ष्यों का निर्धारण करना। इतिहास का प्रयोजन यहाँ एक श्रेष्ठ भविष्य, निरंतर भविष्य बनना है। इसलिए इतिहास का भी लक्ष्य मनुष्य निर्माण है। इतिहास की एक दृष्टि यह भी है कि श्रुतियों में जो कुछ है वो जब व्याख्यायित होता है तो स्मृति से व्याख्यायित होता है। स्मृति किसकी होती है? वो सब सचिदानंद जी आ गए, नैयायिक पंडित है। स्मृति किसकी होती है? हम इस माइक को देख रहे हैं, छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये स्मृति का विषय है क्या? हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये स्मृति का विषय है क्या? स्मृति तो जो व्यतीत हो क्या होता है उसकी होती है। तो स्मृतियों की एक परंपरा रही है इस देश में, उसको भी ले जाकर के मनुस्मृति पर ही रोक दिया। पहली स्मृति पर, उसके बाद स्मृतियां लिखी जाती रही, अनवरत लिखी जाती रही, काल के साथ जीवन के समन्वय के यत्न होते रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जीवन तो चल रहा, जीवन उन स्मृतियों के आधार पर चल रहा था, जीवन उन स्मृतियों के आधार पर विकसित हुई स्थानीय परंपराओं के आधार पर चल रहा था। उनका अपराध हुआ। एक भारत तो श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा? तो भारत में
वही है, इतिहास का उद्देश्य क्या है? धर्म, और कुछ नहीं है। महाभारत का एकमात्र उद्देश्य, महाभारत इतिहास ग्रंथ है, उसका एकमात्र उद्देश्य धर्म है। रामायण इतिहास ग्रंथ है, उसका एक में उद्देश्य धर्म है। से वाल्मीकि भी प्रतिज्ञा करते हैं, सांप्रतिक काल में कौन है जिसको सामने रख करके मैं सत्य और धर्म का की कथा कहूंगा। अब ये धर्म क्या है? धर्म आता कहां से है? तो मनुस्मृति एक खराब किताब के रूप में बड़ा प्रचारित किया गया। वो दो तीन चीजों को कहते, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिया। श्रुतियां सोर्स है धर्म की, तो स्मृति सोर्स है धर्म के, और सदाचार स्रोत है धर्म का। अब सदाचार का मतलब मॉरल कॉन्डक्ट भारत में कभी नहीं सीखा। इस अर्थ का अनर्थ हो, क्योंकि अगले ही श्लोक में मनुस्मृति का तो सदाचार को बता देता है क्या है। कुलूक भट्ट अपनी टीका में भी सदाचार बता देते हैं क्या है। सदाचार किसी भी कुल की परंपरा में जो आचरण व्यवहार चला रहा और अनिंदित, वह सदाचार है। अब आपातानी जनजाति आज भी यदि वृषभ काट करके उसके मांस के साथ, उसके रक्त के साथ अतिथि का स्वागत करती है, तो यह सदाचार है। हमने सदाचार को भी अलग रूप में समझ लिया। परिणाम हुआ कि जो सदाचार के रूप में विविध जातीय समूहों में परिचित परंपराएं थी, उनको हमने दुराचार घोषित कर दिया। तो दुराचार को दुराचार के अर्थ में लीजिएगा, उसका जो गलत अर्थ हुआ है वो न लीजिएगा। और इस नाते उस प्रकार का आचरण कर रहे लोगों को नोटिफाइड ट्राइब में कन्वर्ट किया। शब्दों के साथ खेलना क्या होता है और इतिहास उससे कैसे दूषित होता है, उन शब्दों को देखना पड़ेगा। तो ये नगाओं में बहुत सी ऐसी जातियां हैं, अब तो हम सिर्फ नगा जाति के नाम, जनजाति के नाम पर काम चला लेते हैं। वो 40-45 जनजातियों का समूह है। उसमें बहुत सी ऐसी जनजातियां थी जिनके यहाँ युद्ध में मारे गए सैनिकों के सर को प्रदर्शित करके अपने शौर्य के बारे में बताया जाता था, तो उनको हेड हंटर कहा। बाद में हो गया कि मानो वो आदमी देखते ही उसका सर काट लेते। ऐसा संभव है क्या? ऐसा हुआ होता तो 40-42 जनजातियां रह गई होती क्या? लेकिन आज भी इतिहास के उस कालखंड में जाते हैं तो हेड हंटर ट्राइब के रूप में बहुत सारी जातियां दिखाई। इतिहास का कालखंड कहता है कि नोटिफाइड ट्राइब के नाम पर बहुत सारी जातियों का वर्णन है। वो क्या थी? जो नोटिफाइड हुई जो स्वतंत्रता की बात, तो हमने और खराब कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब बना डाला। नोटिफाइड भी इसीलिए किया था कहा करके क्रिमिनल ट्राइब है। ऐसा होता है क्या? किसी भी समूह में यह व्यवहार चल सकता है लंबे समय तक, और वो जो स्किल्ड हो, जो ट्रेड का काम करती हो, जो मार्शल रेस हो, उसके बीच ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हुआ। राजस्थान में जनजातियां नोटिफाइड हुई, महाराष्ट्र में हुई, पूर्वोत्तर में हुई। हमने यह सब कुछ इतिहास में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यथावत स्वीकार किया है। हमने हिंदुस्तान का इतिहास, अपने मध्यकाल का जो इतिहास लिखा है, वह हिंदुस्तान का इतिहास दो हिस्सों में बढ़ता है। एक हिंदुस्तान का इतिहास है, दूसरा दक्कन का इतिहास है। अब हिंदुस्तानवाद ये दक्कन से अलग किसने बनाया?
ये तो नई अवधारणा विकसित हुई है। आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त दक्षिणावर्त ये विभाजन तो हम कर रहे हैं, और ये विभाजन भौगोलिक विभाजन थे। न तो इनसे साम्राज्य बन रहा था, न तो इनसे राज्य बन रहा था, और राष्ट्र भी इनसे नहीं बन रहा था। ये भौगोलिक विभाजन थे जो पशुओं के आधार पर, वनस्पतियों के आधार पर, नदियों की दिशा के आधार पर, पर्वतों के स्वरूप के आधार पर विकसित हो रहा था। अब तुम्हारी फिर संतोष जी से ही सवाल करूंगा, उनका सहयोग करने के लिए सचिदान यहाँ आया है कि हम श्रीमद् भागवत का कालखंड क्या माने। किसी भी स्थिति में उसे रामानुजाचार्य से पूर्व तो मानना पड़ेगा। रामानुजाचार्य का 1000 वर्ष तो देश मना चुका, 1100 वर्ष, यानी 1000 वर्ष पूर्व, कम से कम उससे कितना पूर्व मैं इस पर नहीं कर रहा। कल को ये डिफाइन कर सकता है कि मैंने श्रीमद् भागवत का कालखंड 1000 वर्ष पूर्व माना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष हो गए तो उसके कुटुंब रामानुजाचार्य उस पर टीका लिख रहे हैं, तो उसके पूर्व तो मानना पड़ेगा। कितना पूर्व ये नहीं मानू, किसी किताब को इस स्तर का होने के लिए कि उस देश के बड़े स्कॉलर उसकी कमेंट्री करें, कुछ कालखंड तो लगता होगा, कुछ समय तो लगता होगा। उसे धर्म के स्रोत के रूप में, भक्ति के स्रोत के रूप में समझे जाने के लिए जो जन स्वीकृति चाहती है उसके लिए कुछ समय तो लगता होगा। उस महाभारत में भारतवर्ष का एक नक्शा है। धरती की चर्चा कर रहे हैं, उस धरती की चर्चा के साथ द्वीपों की चर्चा कर रहे हैं, समुद्रों की चर्चा कर रहे हैं। अंत में भारतवर्ष की चर्चा होती है। वो भारतवर्ष का नक्शा नदियों और पर्वतों से निर्मित होता है। मजेदार बात यह है कि उसमें गंगा यमुना नहीं है और पर्वत के नाम पर हिमालय भी नहीं है। तो भारतवर्ष से कोई चीज गायब होनी चाहिए। 12 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले, कम से कम 1400 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, जो भी कालखंड हो, लेकिन कम से कम रामानुजाचार्य के पूर्व जो भारत से गायब होना चाहिए वो गंगा और हिमालय गायब हो जाना चाहिए। तो भारतवर्ष गंगा और हिमालय के बिना माने तो हिंदुस्तान भारतवर्ष नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी चर्चा करेंगे तो गंगा हिमालय की चर्चा तो करनी पड़ेगी। जैसा मध्यकाल में किया, गंगा और हिमालय के बीच ही आकर के पूरा होता है, उनका यमुना और हिमालय के बीच ही आकर के उनका सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन वो नक्शा क्या है? वो नक्शा तो रामेश्वरम से लेकर के और शारदा पीठ तक, हिंदकुश से लेकर के खासी हिल्स तक सभी पर्वतों और नदियों के नाम हैं। भारतीय इतिहास को, भारत के इतिहास को उस नजरिए से देखा गया। क्या भारत के इतिहास को जब लिखना है तो इस संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का इतिहास जब लिखा जाएगा तब भारत का इतिहास, क्योंकि सभ्यता के प्रारंभिक दौर में जब दुनिया में राज्यों की रचना हो रही थी, राष्ट्र की अवधारणा नहीं हो रही थी, तुमने भूमि, जन, जंगल, जमीन और इनके संघात के आधार पर एक राष्ट्र की कल्पना अपने पौराणिक ग्रंथों में स्पष्टता की है। थोड़ा भारी पड़ रहा होगा। कालिदास का समय क्या है? बहस जारी है।
क्रमाद्ध के साथ तो कालिदास को मानना ही पड़ेगा। कालिदास भी भारत का एक हिस्सा खींचते हैं, भारत के मध्य भाग से खींचते हैं, रामटेक से प्रारंभ करते हैं और भारत की यात्रा करता हुआ बादल अलकापुरी तक जो जाता है वो त्रिस्तक का, तिब्बत का ही इलाका है जिसको अलकापुरी के रूप में उनके वर्णन से ये रोज गाते रहे। उतना बड़ा भी भारत मध्यकाल में तो नहीं बना। भारतीय इतिहास के लिए उस दृष्टि की आवश्यकता है कि भारत तो पूरा दिखे। यदि भारत ही पूरा दिख नहीं रहा है तो भारतीय इतिहास लिखा कैसे जाएगा? और स्मृतियां हमारी कैसी हैं? भारतीय इतिहासकारों का बोध कैसा है? तिब्बत भारत से औपचारिक रूप से 1911 में अलग होता है। बर्मा 1937 में अलग होता है। श्रीलंका 1933-34 में अलग होता है। उस काल का इतिहास लिख रहे थे जो लोग भारत की आजादी 1857 से लेकर के और कम से कम 1933-34 तक जो लड़ी जा रही थी उसमें भी श्रीलंका उपस्थित है क्या? बर्मा उपस्थित है क्या? अभाव दिखेगा। अब बहादुर शाह जफर के मरने का बताना हो तो रंगून की जेल में, वो भी बर्मा के रंगून की जेल में जिसका अस्तित्व तो था ही नहीं, वो तो आर्यावर्त ब्रह्मावर्त की ही तरह ब्रह्मदेश नाम का एक अलग क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र था। उस रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर मरे तो हम लिखते हैं बर्मा के रंगून, उस समय बर्मा के जेल में तुम नहीं मरे। इतिहास से सत्य लिखा गया है कि असत्य लिखा है? भारतीय इतिहास के दृष्टि, आधुनिक भारतीय इतिहास की दृष्टि से विचार करें तो हम एक बात तो लब्बोलुआत के रूप में सारे इतिहासकारों ने लिखा कि भारत की आजादी का आंदोलन रक्तहीन संघर्ष का सबसे बड़ा था। केवल 1857 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक जो रक्तपात हुआ है उसका जो ज्ञान तक डाटा है वो कर दिया जाए तो यह संख्या लगभग 35 लाख होती है। जो अज्ञात है उसकी बात छोड़ दीजिए, 35 लाख लोग ये जो लड़ते हुए मारे गए। हम तो इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिनसे लड़ रहे थे वो उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू बहुत थी, इतना लोकतंत्रात्मक मूल्य उनके अंदर था कि हमारे निवेदन, हमारी पिकेटिंग को स्वीकार करके बहुमत नहीं चाहता है कि भारत पर तुम्हारा शासन चले, इसलिए वो छोड़ के चले गए। लब्बोलुआत तो निकलता है। तीस दिसंबर 1946 को अंडमान में सुभाष चंद्र बोस ने जो भारत का झंडा फहराया था वो इस निवेदन का परिणाम था क्या? दुनिया की सारी जातियां अपने इतिहास को कॉन्टिन्यूटी में देखने की कोशिश करती है, निरंतरता में देखने की कोशिश करती है। जो शेक्सपियर की अंग्रेजी है, जो आज की अंग्रेजी है, इसके बीच कोई समानता है क्या? उन जातियों ने मिलकर के, उनके अध्येताओं ने मिलकर के शेक्सपियर के उस कालखंड के उनकी रचनाओं को आज की भाषा में किया। वो ब्रिटिशर्स की अंग्रेजी नहीं है, वो एंग्लो सैक्सन्स की अंग्रेजी है।
वो कहते हैं कभी क्या कि हमने बदल डाला। मैं शेक्सपियर को अपनी परंपरा में स्वीकार करना था, इसलिए बदला, लेकिन इसकी चर्चा नहीं की। हमने क्या किया? जो हमारा था, जो हमारा सत्य था, जो हमारा यथार्थ था, जो हमारे साथ लड़े थे, मैं फिर याद करना चाहूंगा, एक नाम कांग्रेस के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको एक उपनाम दिया गया था, सीमांत खान। कहाँ का सीमांत? वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है क्या? नहीं है। हम उनको जब सीमांत कर रहे थे तो हिंदुकुश तक भारत की सीमाएं ले जा रहे थे। उसी कांग्रेस ने जब भारत का इतिहास लिखा, जो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार को, खान को सम्मान दे रहा था, उसने जब भारत का इतिहास लिखा तो किंचित जो पाकिस्तान में पेशावर बढ़ गया है उस अफगानिस्तान की बात तो की, लेकिन मूल रूप से खान अब्दुल गफ्फार खान जिस टाइप से आते हैं वो हिंदुकुश की जो तराई में था उसकी चर्चा तो नहीं हुई। भारतीय इतिहास का जो लेखन हुआ है वो गलत हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहा, लेकिन वह स्मृति भ्रंश का शिकार होकर के हुआ है। जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तो आप चाहे जितना भी अनुसंधान कर लो, चाहे जितना भी रिसर्च कर लो, जितने भी सोर्सेस खंगाल डालो, आपको सत्य तो मिलेगा। किसी आदमी को डिमेंशिया हो जाए तो स्मृति लोप सामान्य बीमारी है, 80 वर्ष की उम्र के बाद प्रायशः होती है। अब इसको किसी संगठन से मत जोड़ करके आप देखिएगा। तो डिमेंशिया अगर हो जाए तो उसको चाहे जितने सबूत दे लिए, चाहे जितने प्रमाण दे लिए, वो अपने बेटे का नाम भूल गया तो याद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भारतीय इतिहास के साथ संकट क्या था कि यह समूह स्मृति भ्रंश हो गए इतिहासकारों हाथ में था। मैं उनको बेईमानी की बात नहीं करता, उन्होंने कोई बेईमानी की, वो अपनी सीना में पूरी ईमानदारी से लिख रहे थे। एक बड़े इतिहासकार है, मध्यकाल के बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास पर कुछ टिप्पणियां की, उस पर बहस हुई। अलीगढ़ स्कूल में बड़े इतिहासकार है कंवरजीत जी। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपने कैसे कहा कि है, कोई मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, दिस आर माय पास्ट जो कहते हैं। और ये जब मैं कह रहा हूं तो आईसीएचआर के दफ्तर में बैठ करके उनके साथ हुई टेलीफोनिक बात के बाद का, इसका भी नेतृत्व लंबे समय तक उन्होंने किया। तो परसेप्शन के आधार पर लिख रहे थे। उन्होंने कहा मध्यकाल का इतिहास बिना पर्शियन में नहीं लिखा जा सकता है। मैंने कहा जी जरूर नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन मध्यकाल का इतिहास बिना संस्कृत को जाने भी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसको आप मध्यकाल कहते हो उसमें 45,000 नई किताबें लिखी गई थी जो आज पर्शियन में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन 700 वर्षों में जो नया क्या नए रिकॉर्ड, नए प्रकार से लेखन का, समाज का, इतिहास का, राजाओं का, राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, तकनीक का, विज्ञान का, उद्योग का, व्यापार का, वो संस्कृत के माध्यम से और भारतीय भाषाओं के माध्यम से हुआ था। यहाँ पर पर्शियन के आधार पर कुछ भी नहीं लिखा गया। स्मृति वंश के शिकार कैसे कैसे हैं। कुतुब मीनार 2 साल में बनाया था, उससे कुछ कम समय अच्छा बन गया, लेकिन जहां से आए थे वहां उसकी आदि का भी कोई मीनार बना करके क्यों नहीं आए थे? क्या चीज नहीं थी वहां? ईंट नहीं थी, चूना नहीं था, स्टील नहीं था, क्या नहीं था? यह सवाल जब तक नहीं खड़ा होगा तब तक इतिहास के वो समझ नहीं सकते।
कि आखिर क्या हुआ कि इन 100 वर्षों में ही, आने के 100 वर्ष के अंदर ही उनमें स्थापत्य का भी अद्भुत विकास हो गया। जो टेंट में रह रहे थे, और टेंट भी कपड़े के नहीं बनते थे, चमड़े के बनते थे। हमारे इतिहास में लिखा गया बाबर वो है जिसने पहली बार तो खाने का प्रयोग किया था। वो क्या कह रहे थे आहोम डायनेस्टी के बारे में? बाबर से 100 वर्ष पहले जो बारूद रखने के लिए स्टोर हाउस बना रहे थे, शिव सागर में वो रचनाएं आज भी ट्रॉम्बे की आर्किटेक्चर को याद दिलाती हैं। वो भारत नहीं था। तो मैं कह रहा हूं कि वस्तुतः एक भारत और श्रेष्ठ भारत की निर्मित के लिए वास्तव में इतिहास बोध की आवश्यकता है। स्मृति पर आधारित इतिहास की आवश्यकता है। स्मृति ध्वंस के आधार पर अंधे के द्वारा टटोल करके जो इतिहास बनाया गया है उसकी आवश्यकता है। ये अंधे के आधार पर टटोल करके इतिहास कैसे बनता है, इस कथा को कहने के साथ ही मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि निर्धारित समय से मैं बहुत ज्यादा बोल गया। एक गांव था, गांव में चौपाल भी होती है। सामान्य तौर पर गांव में परंपरा भी है, शाम को भोजन वोजन करने के बाद कुछ कीर्तन उर्तन होता है, आपस में कुछ सुख दुख की बातें होती हैं। एक गांव में परंपरा हो गई थी कि सब बताएंगे आज शाम को भोजन क्या किया। तो चर्चा हो रही थी, उस चौपाल पर एक अंधा आदमी था जो गले चढ़ा था। किसी ने बताया आज मैंने खीर खाई है। उस अंधे आदमी ने पूछा खीर क्या होती है? तो कहा दूध और चावल मिला करके बनता है, उसमें शक्कर भी पड़ती है। उसने कहा दूध कैसा होता है? उसने कहा सफेद सफेद होता है। फिर उसने पूछा सफेद कैसा होता है? उसने कहा बगुला जैसा होता है। फिर उसने पूछा कि बगुला कैसा होता है? अब उत्तर देने वाले को लगा कि सही समय आ गया है जब हम बता सकते हैं कि बगुला कैसा होता है। तो उसने हाथ को यूं किया और उसके हाथ को लगाया, कहा बगुला ऐसा होता है। बता तो सही रहा था, गलत तो नहीं बता रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा खीर टेढ़ी होती है, मैं नहीं खाऊंगा, गले में फंस जाएगी। तो खीर को जिन्होंने टेढ़ी खीर बना डाला, भारत का स्पष्ट जीवंत इतिहास प्रतिदिन जो जीवन में जिया जा रहा था वो चारण गीतों में आ रहा था, वो गांव के अंदर के संस्कार गीतों में आ रहा था, वो हर विवाह में आ रहा था। जब 5 पीढ़ियों 7 पीढ़ियों के नाम का उल्लेख करने के साथ विवाह होता, वो सदा जब जोड़ता था, रोज संध्या करते समय, रोज पूजा करते समय जो पढ़ता था कि ब्रह्मणि द्वितीय परार्थे से लेकर के वैक्रमांत में हम कहाँ हैं, जब वो जोड़ता था कि जम्बूद्वीप में, भरतखंड में, आर्यावर्त में, दक्षिणावर्त में, अमुक नदी के किनारे, अमुक तालाब के किनारे, अमुक गांव में अवस्थित होकर के मैं यह कार्य कर रहा हूं। दिस इज आवर टाइम कीपिंग मेथड, दिस इज आवर रिकॉर्ड कीपिंग मेथड, जो मुर्दों के द्वारा नहीं हो सकता, जो जिंदा लोगों के द्वारा होता है। काल जिंदा लोगों का होता है, काल मुर्दों का नहीं होता। काल किताबों से नहीं, काल जीवन से समझा जा सकता है। भारतीय इतिहास को उस इतिहास दृष्टि की आवश्यकता है जो सनातन होगी, निरंतर होगी, अपना परिष्कार करेगी और अलौकिक जो है उसका निषेध करेगी, कालवा है जो है उसको बाहर करेगी और श्रेष्ठ समाज की निर्मित के लिए एक नया लक्ष्य, नया प्रयोजन प्रस्तुत करेगी। भारतीय इतिहास को इन संदर्भों में समझा जाएगा, तब वस्तुतः ये देश आजादी के अमृत पर्व पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत, विश्व नियंता भारत का जो सपना देख रहा है, उस सपने के साथ सातत्य करता हुआ, उस सपने को साकार करने में सहयोगी होता हुआ इतिहास भारत के लिए लिखा जा सकता है। इसी निवेदन के साथ बाकी बात होगी।
धन्यवाद सर, आपके इस उद्बोधन उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की बात देखते हुए मैं विलंब ना करते हुए इस अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर बाबू जी को निवेदन करता हूँ कि वो आए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। इसके ज्ञान गंगा में अभी तक हम डुबकी लगा रहे थे। ऐसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर आचार्य रजनीश शुक्ल जी, सम्मुख बैठे हुए गुरुजन वृंद, प्यारे भैया बहनों, ICHR का पूरा परिवार और इतिहास संकलन समिति के दिल्ली के सारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी, जिस आभा मंडल से भी आप निकले हैं, मैं नहीं चाहता कि उसमें कुछ खलल पड़े और उसको लेकर आप साथ जाएं। इसलिए अध्यक्षीय भाषण की मर्यादा के अंदर मैं 2-3 बातें कह करके मित्तल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि ही व्यक्त करूंगा। थोड़ा गला भी खराब है। ऋषि की कल्पना हमने की थी, ऋषि होते कैसे हैं, लेकिन मित्तल जी के जीवन के साथ 10 साल लगातार रहने के बाद, उनके जाने के बाद यह अनुभूति हुई कि ऋषि शायद मित्तल जी जैसे लोग होते हैं। उनका स्वास्थ्य यही खराब हो गया था, लेकिन जाना है गोरखपुर कार्यक्रम में जाना है और घर वालों को समझा करके कि बालमुकुंद जी साथ में, तो बालमुकुंद जी साथ में है तो कोई समस्या नहीं आ सकती है। इस विश्वास के साथ हम लोग हवाई जहाज से गए। ट्रेन में ही कंपनी बहुत हो गई थी उनकी, लेकिन उन्हें गर्म पानी 1 गिलास मांगकर पिया, अर्थात उनको महसूस था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन कर्म पथ पर अंतिम सांस तक कैसे चला जाता है उनके द्वारा हमने सीखा। कार्यक्रम में गए तो कार्यक्रम में 48 मिनट बोले। साधु संतों का क्या योगदान है भारत के राष्ट्र के निर्माण में। और बोलने के बाद आए और उतना भोजन मैंने कभी करते हुए नहीं देखा था। मैं था, योगी जी थे, यूपी सिंह जी थे, 4 लोग एक मेज पर बैठे थे और जितना मांग मांग कर भोजन करते रहे। उनको लगा कल तक बीमार थे, क्यों ऐसा कर रहा है। फिर वो जब होटल में गए तो मैं सुबह से शाम तक होटल में था। लगभग 3 बजे मैं कपड़ा बदलने के लिए कहीं निकला। उस बीच में वो बाथरूम में गए और बाथरूम में ही उनको हार्ट अटैक आ गया और उसी में गिर गए। तो हमारे जो संगठन मंत्री हैं वहाँ प्रदीप राव जी, वो आए मिलने के लिए, तो कोई था नहीं। अच्छी बात ये थी कि बाथरूम अंदर से बंद नहीं किया था, इन्होंने झाँक के देखा तो उसमें गिरे थे। फिर कपड़ा बदला, बाहर लाए, तब तक मैं पहुंच गया। तो उनको उठाकर अपने गोद में ऐसे बैठाया और एक बड़ी असर की बात थी। मैं पूछा कहीं दर्द है? कहीं नहीं। और कोई तकलीफ है? कहीं तो नहीं। वो उनका स्वभाव था, कभी भी संगठन के ऊपर या परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर अपनी समस्याओं कभी नहीं थोपते। कहे थोड़ा पानी पिला दीजिए, मुश्किल से 1 या 2 घूंट पानी पिए होंगे और हमारे गोद में ही प्राण निकल गया होगा। लेकिन अंतिम सांस पर जो मर रहा है व्यक्ति, उसके भी मन में आह नहीं है, हाय नहीं है। तो कहता है कि जीवन वही जो अंत तक काम करे और मौत वही जो बिना आह के निकलती है। ऐसे मित्तल जी हमारे लिए अक्षय निधि देकर गए हैं। 56 पुस्तकों के माध्यम से हमारा पूरा मार्गदर्शन बड़े ही स्पष्टता से उन्होंने किया है। जिस प्रकार से रजनीश जी ने राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्र का निर्माण की बात की, वास्तव में मूल स्रोतों तक जाकर उसको जानने का प्रयास हमको करने की आवश्यकता है। चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे महाभारत हो। जो महाभारत में संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि किस राष्ट्र के लिए युद्ध हो रहा है, किस भारत के लिए युद्ध हो रहा है,
और उसका वर्णन आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि उसमें कितने पहाड़ हैं और कितनी नदियां हैं और कितने जिले हैं, कितने जनपद हैं, कितने गांव हैं, कितने प्रकार के वासी हैं। उसका पूरा जब वर्णन पढ़ेंगे तो आपको बृहत्तर भारत का इतिहास महाभारत में दिखाई देगा। जिनका ये कहना है कि भारत का निर्माण होने जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं, बहुत अपने कंट्रोवर्सी बढ़ते रहते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1926 में कहा गया कि अब राष्ट्र बनना शुरू हुआ है। तो राष्ट्र बनना शुरू हुआ तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां से आई? तो एक भटकाव का काल इसको और सांस्कृतिक ध्वंस का काल का विषय भी मित्तल जी ने कहा था। मित्तल जी ने पुस्तकों की श्रृंखला में अपनी जो पहली पुस्तक लिखी वो डिस्टॉर्शन पर था। 2 बालों में उन्होंने लिखा जो कम्युनिस्टों के खिलाफ था, कम्युनिस्टों की विचारधारा का था। मेरे आने के बाद उन्होंने पुस्तकों की श्रृंखला एक प्रारंभ की और कहते थे अब दिखाई नहीं देता है, लिख नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, ये मेरी अंतिम पुस्तक है। और अंतिम पुस्तक के बाद 27 पुस्तक लिखी और उनके मन में एक मलाल रह गया तो उपनिषद पर कुछ काम नहीं किया, उनकी अगली उपनिषद पर काम करना। उन्होंने एक पुस्तक लिखी हमारे आने के बाद, वह थी अंग्रेज इतिहास का। वास्तव में देखने लायक पुस्तक है। जो भगवान सिंह के सामने उसको रखा मैंने, तो किसका है तो किसकी किनारे रख दिए। जैसे बड़े विद्वान लोग होते हैं, दूसरे विद्वानों को विद्वान मानना उनके लिए अभिशाप के समान होता है, तो वो विद्वान मानते नहीं। लेकिन उसके बाद में चला आया दूसरे दिन कहीं से फोन नंबर पता करके और फिर हमको फोन किए, इसका अंग्रेजी कराइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। उसके बाद दूसरी पुस्तक के रूप में मित्तल जी ने अंग्रेजी कांग्रेस अंग्रेज भक्ति से राजसत्ता तक पुस्तक लिखी, हाथों हाथ 1000 पुस्तक लिखी। उसके बाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 2 वॉल्यूम लिखे, फिर राष्ट्र पर लिखे। फिर उनको लगा कि दृष्टि की आवश्यकता है और दृष्टि भ्रंश की जो बात भाई साहब कह रहे थे, कैसे लोगों की दृष्टि बदली गई है, तो उन्होंने पहली पुस्तक लिखी विवेकानंद के इतिहास। उसके बाद उन्होंने नेहरू के इतिहास दृष्टि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आधार पर लिखा। मैंने पूछा क्या लिखे हैं इसमें, तो उन्होंने कहा नेहरू की कोई ऐसी गलती नहीं है जो बच गई। और केवल पूरे रेफरेंसेस उनके थे सारे के सारे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आधार पर ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। तो अपने जब कोई नहीं लिखता है तो समझ नहीं आता है कि मैं क्या लिखा हूं। नेहरू जी की समस्या हुई थी, सरकारी लोग थे, लिखवाते गए, लिखने वाले चापलूसी में लिखते गए। इसलिए उनका जो तप था, विवेकानंद के इतिहास दृष्टि, नेहरू की इतिहास दृष्टि, फिर महात्मा गांधी का हिंदू चिंतन, ऐसे बहुत श्रृंखला उनकी तैयारी होती चली गई। 1857 एक सिंघाल मकान, तो मील का पत्थर उन्होंने, जब मरे हैं तो उनके साथ एक पेपर बख्ता पतेजी के पास होगा। वो आगे 4 वर्षों में इतिहास संघ को क्या करना है उसका पूरा मार्गदर्शन मरने के 4 दिन पहले लेकर गए। संगठन के साथ कैसे कार्यकर्ता एकात्म होता है, कोई कार्यकर्ता अपने राष्ट्र के पास साथ कैसे एकात्म होता है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है, वयम राष्ट्रांग भूता की उपासना करते, हम राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। अंगभूत घटक का यह ड्यूटी होता है कि शरीर के अंदर कोई भी कहीं समस्या हो तो उसकी अनुभूति उसकी हो, अंगांगी भाव उसके अंदर रहे। तो राष्ट्र के प्रति जो भी समस्याएं आई हैं उससे हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय हैं। बचपन में जो बोलना भी नहीं आता था और शाखा हम लोग जाते थे तो भारत हिंदू राष्ट्र के नारा लगाते थे, एक सांस में एक मंडल कितने चक्कर, एक सांस में हिंदू राष्ट्र कितने बात करें। और हिंदू की परिभाषा अलग है, क्या करना क्या नहीं करना उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन भारत राष्ट्र है और राष्ट्र एक आध्यात्मिक इकाई है और राष्ट्र की दृष्टि का अभाव ही सारी समस्याओं का कारण है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे इतिहास की दृष्टि, राष्ट्र को देखने की दृष्टि, राष्ट्र के नायकों को देखने की दृष्टि, राष्ट्र के ग्रंथों को देखने की दृष्टि, राष्ट्र के जमीन को देखने की दृष्टि, ये सब कुछ हमको कहीं ना कहीं उस रूप में लाना पड़ेगा। दीनदयाल जी कहते हैं
कि जो भारत कहते हैं तो वह देश है, और जो भारत माता कहते हैं तो राष्ट्र है। तो मां और बेटे का संबंध और चित्त की एकात्मता जब स्थापित होगी तो वो भारत राष्ट्र के रूप में उद्भूत होता है। फर्कियों ने आकर के उस चीज को नहीं समझा और उसको बिगाड़ने का काम किया। इतिहास के अध्ययन के पहले प्रासंगिकता का होना जरूरी है। क्यों इतिहास पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है? यह कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो गए। अब इतिहास पढ़ने का उद्देश्य ही हमारा समाप्त हो गया। काशी में एक पंडित जी अपने पुत्र से कहते हैं कि बताओ नरेंद्र क्या हो रहा है इस समय? तो कहता है क्या कर सकते हैं, जो ग्रंथ जो विद्या पढ़ाए हैं उस विद्या से काशी घाटों पर टीका ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो पंडित बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं बेटा हमारे पूर्वजों ने मुझे दिया था, उसी रूप में तुमको मैंने ट्रांसफर कर दिया। अपने नाकामयाबी को संस्कृत पर मत थोपो, भाषा पर मत थोपो। और जहां तक रेलिवेंस की बात है कि संस्कृत का रेलिवेंस क्या है, तो तुम्हारा रेलिवेंस जिसने पता लग जाए मुझे बता देना कि तुम्हारा रेलिवेंस क्या है, तुम्हारी प्रासंगिकता होने और ना होने की क्या है। तो हम इतिहास यहां शुरू करते हैं। ये मानव शास्त्र है, ये मानव के मन से उद्भूत होता है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें समाहित होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका एक अंगभूत घटक है। उस राष्ट्र का जब इतिहास हम लिखते हैं तो हमारी दृष्टि उस राष्ट्र के प्रति एकात्म होनी चाहिए, और चित्त की एकात्मता अगर नहीं है तो इतिहास बेमानी है। और इसीलिए भारत के इतिहास के प्रति अपघात हुआ और एक ऐसा व्यक्ति भारत के इतिहास का बंटवारा कर दिया जो भारत में आया ही नहीं, भारत में किसी से मिला ही नहीं था, भारत की कोई भाषा जानता ही नहीं था। वो हुआ कि दो चार पंडित जी लोग झगड़ा कर रहे थे कि धाता नाम संवत्सर, धात्री नाम संवत्सर, और श्लोक चले जा रहे थे, 4 घंटा चल रहा था। तब तक कोट पैंट वाला एक आदमी आया, कहा सड़क, सब चुप हो गए। बाकी लगे सोचने की किस ग्रंथ का यह सूत्र हो सकता है। तो कुछ लोग चुपके चुपके उसके पास गए, कहे महाराज कौन ग्रंथ का है, सूत्र बता दीजिए। कहा ये सूत्र नहीं, हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, जब हम हल्ला करते हैं तो मालिक का सड़क करता है। तो इस प्रकार हम चिति से अलग होकर के, उस तत्व से अलग होकर के अब बाहर ज्ञान का खोज करना प्रारंभ, और उसे कहा ये मतिभ्रम हुआ। और फिर अंग्रेजों के कहे हुए बातों को, अंग्रेजियत को, अंग्रेजी भाषा को सर्वोपरि मानने लगे। और लंदन के बंदर के करके नकल, अकल बेचकर हमने खरीदी शकल। उस शकल को उतारने का समय आ गया है। यह अमृत काल है। तो अमृत काल में हमको भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का, भारतीय दृष्टि से शोध करने का, भारतीय दृष्टि से लेखन करने का, और भारतीय दृष्टि से सिलेबस का निर्माण करने का है, ताकि वास्तव में भारत को हम स्वराज से स्वतंत्र की तरफ ले जा सके। मिशन जी, मैं इसको विस्तार से बताते हुए कि मुंशी ने भी प्रयास किया, कई लोगों ने प्रयास किया था, भगवत दत्त ने प्रयास किया था कि भारत का इतिहास का विभाजन है, ईसाई इतिहास, मुस्लिम इतिहास और हिंदू इतिहास, उसको अलग किया जाए। तो उसको कैसे जियो कल्चर लैंड के आधार पर, भू सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर इतिहास को जानने का प्रयास किया जाए, पूरे संपूर्ण देश के इतिहास को समाहित करने का प्रयास किया जाए, केवल दिल्ली सेंट्रिक इतिहास न हो। उसके लिए जो मित्तल जी ने एक काल विभाजन का एक खाका प्रस्तुत किया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रारंभ से, प्रारंभ के मतलब प्रारंभ, उसका डेट नहीं है, क्योंकि हम प्रारंभ कब से हैं ये हमको पता नहीं है। भारतीय संस्कृति चिर पुरातन है, नित्य नूतन है। भारत राष्ट्र अजन्मा है, अमर है, और कब तक रहेगा उसकी इत्यादि नहीं है। इसीलिए कब से शुरू करना यह विषय नहीं है, जब से जीव के अंदर अपने को जानने का प्रयास या वो पता होगा कि मैं अपने को जान लूं, शायद तब से हमारा इतिहास है। तो तब से और हर्ष तक 647 तक का ये काल है जो हमारे सांस्कृतिक विस्तार का काल है, जिसमें हमारा विद्यार्थी जब स्नातक होता है तो गर्व से कहता है वयम अमृतस्य पुत्रा, और फिर करना क्या है, तो कहता है किरणतो विश्वमार्यम, और दुनिया में जाकर के वो श्रेष्ठ बनाने के लिए, आर्य बनाने के लिए, नोबल बनाने के लिए कार्य करता है। और वह उसके कारण से पूरे दुनिया में
जो सांस्कृतिक विस्तार हमारा होता है, हर्ष तक वह काल है। उसको देखना हो कभी रिसेंट हमारे वहां पुस्तक पब्लिश अंग्रेजी में भी हो गई है, फिर उनको विश्वमार्यम भारतीय संस्कृत संचार और भी बहुत सारे ग्रंथ उसके दृष्टि से है। उसको मित्तल जी कहते हैं कि अध्ययन का एक विषय हमारा होना चाहिए प्रारंभ से हर्ष तक। और दूसरा कहते हैं कि सांस्कृतिक विजय और संघर्ष का काल हमारा जो है वो 647 से 1760 तक का। सब जगह विजयी होते हैं यहाँ, लेकिन हमारा जहां जहां विजय और संघर्ष है उसको इतिहास से बाहर कर दिया गया और ये कहा गया जहां सत्ता परिवर्तन होता है वही इतिहास का अंग होगा। और इसीलिए जहां जहां हम हारे वो इतिहास का अंग हो गया और जहां जहां हम जीते वो इतिहास का अंग नहीं हुआ। उदाहरण के लिए 1191 का तराइन का युद्ध इतिहास का अंग नहीं है और 1192 का तराइन का युद्ध इतिहास का अंग है। इस फाइंडिंग के कारण से एक पराजितों का इतिहास हमारे सामने आया, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। यह हमारे सांस्कृतिक विजय का और संघर्ष का काल है। हमने संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। अगर विजय प्राप्त नहीं किया गया होता तो आप जानते हैं क्या होता। उसके बाद वो कहते हैं कि 1760 से 1947 तक यह जागरण का काल है। इसमें देश जागृत हो रहा है, इसमें देश के कोने कोने से क्रांतिकारी खड़े हो रहे हैं। घर घर में एक ही चर्चा हो रही है कि परकीयों को देश से बाहर कैसे निकाला, कैसे हम स्वतंत्र हों, चाहे आचार्यों के द्वारा, चाहे अध्यापकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, वनवासियों के द्वारा, गिरिवासियों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। सब लोग एक ही चिंतन लगे हुए हैं कि कैसे हम परकीयों को, पर संस्कृति को बाहर कैसे कर सकते। लेकिन 1947 का काल जो है उसके बाद का वह कहते हैं यह संकट का काल है। 1947 से 2014 तक ये सांस्कृतिक संकट का काल है। सब प्रकार से भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का कार्य प्रारंभ होता है। हमारे कभी कभी कुछ लोग, गलत लोग तो नहीं कर सकते कि अच्छी बातें बोल देते हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि 1952 में एक बूंद भी सीवेज नदी में नहीं जाता, गंदे पानी नदी में नहीं जाता था। अब 90 करोड़ क्यूसेक गंदा पानी नदी में जाता है। उन्होंने बोला क्यों ऐसा हुआ कि 1947 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र था। हम जो काफी जाते थे तो अंडरवियर गंदगी में साफ नहीं करते, आज भी नहीं करते हैं, लेकिन उसमें परंपरा थी अब गंगा जी में। तो ये जो सांस्कृतिक संकट का काल है इसको डिफाइन करने का आवश्यकता है कि किस प्रकार परकीय और परबुद्धि के लोगों ने, देशद्रोही विचारधारा के लोगों ने आकर ये कहा कि मुसलमानों के भारत में आने के पहले भारत में कोई संस्कृति थी। भारत राष्ट्र बनने लगा है, कारण आते गए और काफिले बनते गए। इस प्रकार का जो एक संकट का और एक भटकाव का काल भी कहा है उन्होंने, उनकी पुस्तक भी आई थी 67 वर्ष का भटकाव का काल। तो भटकते रहे कि अकबर महान है कि महाराणा प्रताप महान है, सच नहीं हो पा रहा था। मनुस्मृति ठीक है कि कुछ और ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे थे। हमारा संस्कृत भाषा ठीक है कि अंग्रेजी भाषा ठीक है, समझ नहीं पा रहे थे। हिंदी भाषा है कि नहीं, इस पर बहस हो रहा था। तो ये भटकाव का काल अब अमृत काल में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए सतीशचंद्र मित्तल जी के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए मैं कह सकता हूं, आपसे आग्रह कर सकता हूं, आज दो बड़ी संस्थाओं का एक संगम है। ICHR जो भारत के इतिहास की अध्यक्ष बॉडी है और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की इकाई इतिहास संकलन समिति दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। हम कंधे से कंधा मिला करके अपने कलम को उठा करके और वह जो पाप हमारे लोगों से हो चुका है उसको मिटाने का यह समय आ गया है। अमृत काल में भारत को पवित्र करने वाला जो ज्ञान का गंगा है वो हमारे देखने के माध्यम से, हमारे चेतन के माध्यम से, हमारी चेतना के माध्यम से वो प्रवाहित हो, ताकि भारत एक श्रेष्ठ भारत, एक समृद्ध भारत, एक सर्वांगीण उन्नति का भारत और विश्व में एक परम वैभव के रूप में खड़ा होकर भारत दुनिया का मार्गदर्शन करने में पूर्ण सक्षम हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब अपने जीवन के शेष समय भारत के उत्थान में
और भारत को श्रेष्ठ करने में जिसके आप अंगभूत घटक हैं। आपके श्रेष्ठ होने से भारत श्रेष्ठ होने वाला है और भारत के श्रेष्ठ होने से आप श्रेष्ठ होने वाले हैं। आशा है कि आप सतीश चंद्र मित्तल जी के चित्र को ध्यान रखते हुए, उनके कृत्यों को ध्यान रखते हुए, और भाई साहब ने जो विषय पवित्रता की पराकाष्ठा पर ले जाकर के छोड़ा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्रता नहीं है और ज्ञान आपके द्वारा अद्भुत होने वाला है। आपके आचरण से, आपके कलम से, आपके कृतियों से आप अपने को पहचाने और भारत के इतिहास को भारतीय चेतना के प्रकाश में देखें, शोध करें, समझें, लेखन करें, ताकि सिलेबस का निर्माण भारतीय चेतना का प्रकाश में हो और देश का प्रत्येक इतिहास पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने चैतन्य से भारत माता के चरणों में समर्पित हो और भारत भारत माता के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय इतिहास में किस प्रकार की संगतियां रही और किस प्रकार से उसे तोड़ मोड़ पर प्रस्तुत किया गया है, इन सभी पे चर्चा करते हुए हम ये चर्चा भी सामने आई किस प्रकार से मित्तल जी का इतिहास लेखन, इतिहास दृष्टि रही है। हम जरूर इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की जो भी हम कार्य कर रहे हैं या करेंगे उस पर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। IC4 में बहुत सी परियोजनाएं जो आगे चल रही हैं, उनमें हमारा मूल में भारतीय चिरी, भारतीय दर्शन ही उसका मूल है। मैं आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ आपके भोजन के लिए, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार से अनुरोध करता हूँ कि आए और धन्यवाद करें। धन्यवाद स्वरूप जी। परम आदरणीय अध्यक्ष कार्यक्रम के डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी भाई साहब, इस तृतीय व्याख्यान माला प्रोफेसर सतीश चंद्र व्याख्यान माला के तृतीय व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर SK जॉय मैडम, रत्नेश जी, नरेंद्र जी, विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से पधारे विद्वान प्रोफेसर, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सभी मेरे सहयोगी, सदस्य सचिव साहब की उपस्थिति आज नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन सदस्य सचिव साहब की ओर से, परिषद की ओर से, अपने सभी सहकर्मियों की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्रोफेसर रजनीश सरकार जिन्होंने इतना एक तरह से पूरे दिमाग के तार खोलने वाला पूरा एक अपना व्याख्यान जो हमने दिया, जिसमें भारतीय इतिहास की निरंतरता को, महाभारत में इतिहास की निरंतरता को और विभिन्न कालखंडों में जो गैप रहे हैं इतिहास लेखन के, एक डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के द्वारा उन सब चीजों को नकारते हुए सर ने जिस प्रकार से इतिहास के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला, भारतीय इतिहास में निरंतरता, धर्म, उसकी व्याख्या, इन सब विषयों पर जितना प्रकाश डाला, ये हमें वास्तव में ही राज तरंगिणी का जिस तरह से सर ने व्याख्यान दिया, वो तरंग उत्पन्न करने वाला विषय हम सब लोगों को सर ने दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का आभार जो आप इस बहुत शानदार व्याख्यान को सुनने के लिए आज इस शाम को आप सब लोग उपस्थित हुए, अपना कीमती समय निकाल सके। एंड सर आप लोगों के आपके इस व्याख्यान के आधार पर, जैसे सौरभ ने थोड़ा इशारा किया था, मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने भी भारतीय स्रोतों के आधार पर भारत के इतिहास को देखने के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सदस्य सचिव साहब ने शुरू किया है, जो विभिन्न संस्थाओं से एक अनुबंध करके, मेमोरेंडम करके उन सोर्सेस को न केवल भारतीय इतिहास की शोध परियोजनाओं के लिए बल्कि इतिहास के शोधार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक होंगे, और इसी प्रयोजन से वो आज बाहर भी हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। तो सर इस विषय पर परिषद के सदस्य सचिव साहब पूरी तरह से काम कर रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये शायद ये सारी परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को करने के लिए छुट्टियों में भी लगे हुए अपने सारे सहयोगियों, डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर नुपुर जी, लाइब्रेरी की टीम, मुकेश, सभी का आभार प्रकट करता हूँ सर। धन्यवाद, आभार सर। आदरणीय भाई साहब का बहुत विशेष आभार, जिन्होंने इतने कम समय में, कल ही वहां से सासाराम से लौटने के बाद भी
इस निवेदन पर यहाँ आए। सर आपका आभार सर, नमस्कार सर। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी इस स्थान पे खड़े होंगे। सभी लोग जलपान के लिए अनुरोध है, जो भी हमारे आगंतुक आए हैं कि सभी बाहर जो हमारा रजिस्टर रखा है उसमें अपना नाम पता और अपना ईमेल आईडी जरूर रखें, ताकि हमारे पास एक सबका ईमेल आईडी रहेगा तो आगे घटनाओं में आसानी रहेगी।